महिला आरक्षण बिल को लेकर ये जो एक पुरानी मांग थी उसको अब एक बार फिर से ताकत के साथ रखा जा रहा है और इसी के साथ साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर जो क्रेडिट लेने का, यानी कि कौन इसको ये जनता के सामने पेश कर पाए कि हमने, हमारा बिल है या हमने महिलाओं को यह हक दिलाया है, उसकी लड़ाई भी शुरू हो गई है। इसका क्या आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्मिता मिश्रा जी भी जुड़ रही है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विनोद जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। सोनिया गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर जा रही थी, उन्होंने बोला अपना वाला बिल है। अभी मैं देख रहा था जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने का सपना जो है वो साकार हो रहा है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बीजेपी 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी से ही टाइमलाइन शुरू करती है ये बताने के लिए कि कांग्रेस इसको क्रेडिट अपना ना मान पाए, और मोदी जी ने ये कह दिया कि उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये जो क्रेडिट वॉर है, इसे जनता कैसे देखे, किसको मिलेगा सबसे ज्यादा फल महिला आरक्षण बिल का? देखिए, फल तो उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा इसको लेके जनता के बीच जाएगा, क्योंकि ये बात सही है कि सबकी अलग अलग भूमिका है सभी दलों की। ये 1986 से ये मुद्दा चर्चा में रहा। 1996 में अटल जी की सरकार के समय जो है ये आया, उस वक्त बिल के प्रतियां फाड़ी गई लोकसभा के अंदर। उसके बाद फिर ये देवगौड़ा सरकार के समय से शुरू हुआ था, फिर अटल जी की सरकार के समय भी आया, तब भी असफल रहा। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए की सरकार थी, उसमें पारित हुआ, लेकिन उसमें भी बड़े अशोभनीय दृश्य देखने को मिले थे। और बाद में लोकसभा में लाई नहीं पाई सरकार, क्योंकि आरजेडी और समाजवादी पार्टी और जो समर्थक दल थे उस समय यूपीए के, वो कई विरोध कर रहे थे, तो बिल पेश ही नहीं हो सका लोकसभा में मनमोहन सिंह की सरकार के समय। इसलिए निश्चित रूप से बिल तो क्रेडिट सब लेंगे, जाहिर है बीजेपी भी लेगी, कांग्रेस भी लेगी, और मौजूदा सरकार तो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इस वक्त ये अब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि समर्थन इसका कांग्रेस भी करेगी और दूसरे दल भी करेंगे, और जो थोड़ा बहुत विरोध करेंगे वो भाषण दे के शांत हो जाएंगे, क्योंकि पास तो हो ही जाना है इसको। तो क्योंकि मोदी जी की सरकार के समय पारित हो रहा है, तो पहला श्रेय उनको मिलेगा। कांग्रेस ये श्रेय लेगी कि साहब हम तो लगातार इसके लिए, हमने तो पारित ही करा दिया था, राज्यसभा में वहां पर नंबर नहीं थे। बीजेपी कहेगी कि अटल जी के समय से हमने इसको कोशिश की। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में ये माना जा सकता है कि दोनों ने इसके लिए प्रयास किया, और 2010 में भी जब पारित हुआ था राज्यसभा में, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने समर्थन, कांग्रेस ने इसको इनिशिएट किया था, बीजेपी ने समर्थन दिया था। हम लोगों को याद है, स्मिता और संजय सिंह भी बैठे हुए हैं, कि सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी को तस्वीर, बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर थी, तब जो दोनों हाथ में हाथ मिला करके विक्ट्री का साइन बनाते हुए उन्होंने वो तस्वीर दी थी, सारे चैनलों पर चली थी और अखबारों में चली थी। तो और ये भनक तो कांग्रेस को लग गई थी, इसीलिए पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए। आपको याद होगा, संसद का जो पिछला सत्र है जब शुरू हुआ था, तो जब प्रधानमंत्री जी सबसे मिल रहे थे, सोनिया जी के पास गए, तो सोनिया जी ने उनसे कहा कि भाई महिला आरक्षण बिल ले आइए, और वो बात बाद में अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा बाइट पे करके कही थी। यानी तब से कांग्रेस ने इसकी पेशबंदी शुरू कर दी थी कि ये कुछ हो सकता है, तो हम पहले से ही मैदान में अपने को सामने खड़ा कर दें कि हम भी है आपके साथ। यानी ओपनर बैट्समैन अगर आप हो तो रनर बैट्समैन हम भी है। तो इस तरह का श्रेय अब जनता के बीच इसको जो अपने तरीके से ले जाएगा, और मुझे लगता है श्रेय क्या है, सबको इसका फायदा मिलेगा, सबको इसका श्रेय बटेगा। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ में प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, तो इस तरह से प्रसाद सबको मिलेगा। प्रसाद सबको मिलेगा। स्मिता जी, शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि उनको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके पीछे अगर राजनीति को भी देखा जाए तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो, चाहे 1996 में देवगौड़ा सरकार में जब ये लाने की बात हुई, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी आए, तब उन्होंने लाने की कोशिश की, तब से लेकर अब तक की जो सरकारें रही वो गठबंधन की सरकारें रही। पहली ऐसी सरकार है जो पूर्ण मेजॉरिटी की 2-2 बार सरकार रही है। तो जो ये सवाल बार बार इस पे उठ रहा है कि उनके लिए राह आसान थी इस बिल को लेके आने की, इसको संसद में पारित कराने की। तो अब सवाल उन जो क्रिटिक्स हैं, कम से कम जो उनके आलोचक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आप 9 साल में भी कर सकते थे, आप चुनाव से पहले आप कर रहे हैं, यानी कि इसके पीछे आपकी चुनावी मंशा है। देखिए, ये ठीक है कि क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है, बल्कि 2-3 दिन से शुरू हो चुका है। और आपने देखा होगा कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से जबरदस्त कैंपेन चलाई जा रही है कि ये तो हमारा बिल है, ये हमारा बिल है।
लेकिन जैसा आज कानून मंत्री जी ने सदन में भी बोला और बाद में भी बात आई, वास्तव में देखा जाए तो ये कांग्रेस वाला बिल नहीं है। इट इज अ रीवर्क्ड बिल। इसमें कुछ बिंदु बहुत स्पष्ट तौर से दिए गए हैं। इसका एक नया संज्ञा, एक नया टाइटल बिल का दिया गया है। इसमें SC ST के लिए अलग से प्रोविजन होगा, ये बात बिल के अंदर लिख दी गई है। ये एक ऐसा मुद्दा था क्योंकि संसद में और विधानसभाओं में SC ST वर्ग को वैसे भी रिप्रेजेंटेशन का कोटा है, तो इस नाते से ये बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन बिल में इसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है क्योंकि जो वंचित समाज है हमारा SC ST वर्ग, उसकी महिलाओं को ऐसा ना हो कि दिक्कत आए अपने टिकट्स वगैरह के लिए लड़ने में, तो उनका एक निश्चित उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, देखिए राज्यसभा में जो बिल था जो कांग्रेस के समय आया था वो लैप्स हो चुका है। इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, इस पर बार बार दोहराने का कांग्रेस को जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस इस बिल का खुले मन से समर्थन करेगी तो वैसे भी उसको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि दोनों पार्टियां सब मिलकर पास कराएंगे, तभी ये सुचारू स्मूथ तरीके से ये कानून बन पाएगा। लेकिन कांग्रेस में तो इसको अभी से डिस्क्रेडिट करने का प्रयास शुरू हो गया है कि ये तो जुमला है, ये तो अभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा, तो क्यों लेकर आ रहे हैं। भाई ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। इसके कई कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल आयाम हैं, उनको पूरा करना जरूरी है, चाहे वो सेंसस की बात हो, नए सिरे से डीलिमिटेशन हो। देश की जनसंख्या बढ़ी है, सीटों का स्वरूप, हमारे शहर हमारे गांव कस्बों में बहुत परिवर्तन आया है, नए सिरे से परिसीमन बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा यह कहना है कि ठीक है, कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल इसका लेना चाहे क्रेडिट तो ले सकते हैं क्योंकि ये पूरे देश की महिलाओं के हित का मुद्दा है, इसको ज्यादा पार्टी लेवल पे देखना उचित नहीं है। लेकिन बिल्कुल, और इस पे शायद ये किसका बिल है वो एक अलग चर्चा है, लेकिन कम से कम मोटे मोटे तौर पर इस पे सहमति बनी रही है कुछ पार्टियों को छोड़ के। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स ना होती तो शायद ये बिल पहले ही पास हो जाता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटक दल की वजह से परेशानियां ज्यादा रही हैं। लेकिन संजय सिंह जी, थोड़ा प्रयास जी संजय सिंह जी, क्या ये भी माना जाए कि दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष को लग रहा था कि बीजेपी का जो वेलफेयरिज्म प्लस हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करा जा सकता है, ओबीसी और महिला को लेकर जो बड़ी बात हो रही थी उसमें से कम एक मुद्दा छीन लिया है बीजेपी ने उनसे? देखिए, ओबीसी वाली बात थोड़ा कांग्रेस, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी का एक सवाल था। सिर्फ एक चीज कहूंगा उस पर कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो ओबीसी का एक सशक्त चेहरा है, और कोई भी चीज चेहरा प्लस मतलब बाकी आप मेजर्स देखेंगे, गवर्नमेंट में उनकी भागीदारी, सब विधानसभा और लेजिस्लेशन में उनकी भागीदारी या उनके साथ बाकी जो चीजें हुई हैं, अब बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो जातिगत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उस श्रेणी में आती है जिसमें वो टारगेटेड ग्रुप उस जाति या वो उनके जो काम है उससे संबंधित चीजों के साथ वो जुड़ जाता है। तो सेंसस जैसी चीज, मतलब कास्ट सेंसस जैसी चीज काउंटर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मूलतः मतलब वो एक काफी एब्स्ट्रैक्ट सा एक काउंटर है, जबकि रियल काउंटर होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल एक ऐसा इशू है जो मतलब उन्होंने सरप्राइज किया। सही बात है, कुछ समय से ये चर्चा, आप इसके पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, मैं भी आपके साथ इस चर्चा में शरीक हो चुका हूँ कि शायद ये महिला आरक्षण बिल इस बार जब बिल फाइनली आता है या कल रात में जब पता चला कि आता है, और पहले की जो चर्चा थी उसमें फर्क ये होता है कि जिसमें आप लाते हैं, क्योंकि देखिए बाकी तमाम चीजों के बारे में ये था कि बीजेपी का कोर इशू है, जैसे आर्टिकल 370 जब वो हटाया गया तो ये कहा गया कि कोर इशू है, इसके लिए प्रतिबद्ध थी बीजेपी, हमने जो कहा वो किया। ये 1/3 महिलाओं के आरक्षण के बारे में ऐसी कोई संभावना किसी कॉर्नर से व्यक्त नहीं की जा रही थी। तो मतलब कि पार्लियामेंट दोनों हाउसेस का अगर आप सीटिंग कैपेसिटी देखें 888 और 334 दोनों हाउसेस का, तो लोग ये कह रहे थे इतना बड़ा हाउस बन जाएगा तो वो खाली रहेगा। शायद मंशा ये थी कि हम समय रहते हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे, जिसका उन्होंने बाय द वे नाम बड़ा अच्छा सा दिया है, वो आरक्षण शब्द हटा करके वंदन को नाम दिया गया है। तो ये भी एक एम्पावरमेंट करने का एक तरीका है, ये लार्जर मैसेजिंग का एक तरीका है कि जिसे आप आरक्षण मानते हैं हम इसे वंदन उनको मानते हैं। तो जब ये चुनाव के करीब जाएंगे तो आई एम श्योर उसके अराउंड भी चर्चा होगी, वर्ड्स के अराउंड। तो ये सीटें उस तरह से बढ़ाई गई। दूसरी चीज है कि अंकित जो आप कह रहे थे कि शायद पहले की सरकारों को ये पूर्ण बहुमत नहीं था,
देखिए क्या है कि जैसे 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद 4 साल रही यूपीए की सरकार। लोकसभा में विनोद जी कह रहे थे कि आरजेडी और एसपी का विरोध था। विरोध उनका शुरू से था, 19 से विरोध आरजेडी और एसपी का। जी जी की सरकार में जब वो बिल पेश हुआ था तो उठा करके फाड़ दिया गया था, मतलब ममता बनर्जी जी को फिजिकली उसमें कई लोग वो जूझे थे। तो लेकिन अगर आप पेश करते वहां पे और फिर लोकसभा में फटता तो आपकी मंशा जाहिर होती। मेरे ख्याल में बीजेपी इस चीज को लेकर के फिर काउंटर पे आएगी। अगर कांग्रेस से ऑब्वियसली क्रेडिट अपना क्लेम करेगी तो आप उस समय लेकर के नहीं आए, अब आप क्रेडिट के लिए वो जो भी है अपना क्लेम जता रहे हैं, तो ये काउंटर होगा। दूसरा चीज ये है कि जिस प्रखरता से प्रधानमंत्री मोदी किसी चीज को पेश करते हैं, आज ही जैसे उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य शायद मेरी किस्मत में था इसको करना, तो वो जो शब्दावली का जो सामने लाई जाती है लार्जर मैसेजिंग के टर्म्स में, उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है। विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो जैसे हमने देखा 2014 और 19 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो महिला वोटर है उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इसमें अगर आप विमेन रिजर्वेशन बिल जोड़ दें, साथ में जिस तरीके से संजय जी कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चीजों को पेश करते हैं, और चाहे कैसे भी इसको देखा जाए, अगर आरजेडी समाजवादी पार्टी कोटे के अंदर कोटे की बात भी करती है, वो चाहे लॉजिकल इलॉजिकल कितनी भी बात हो, लेकिन क्या इससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अंदर थोड़ा सा परेशानी पैदा करने की, उनका समन्वय बिगाड़ने की भी कोशिश की जाएगी और बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह इसका इस्तेमाल करा जा सकता है कि 2024 में भी जो महिलाओं का साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोटा विद इन कोटा वाली जो बात आप कर रहे हैं, हो सकता है इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां इस मांग को उठाएं, जैसा कि मायावती जी ने भी उठाया, हालांकि वो इंडिया अलायंस से बाहर है। लेकिन सरकार वो थोड़ा उसमें मुश्किल है। मुश्किल क्या है? संवैधानिक अड़चन है। संवैधानिक अड़चन ये है कि एससी एसटी के लिए ऑलरेडी पार्लियामेंट में और असेंबली में सीटें रिजर्व है संविधान के द्वारा। अभी ओबीसी वर्ग के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें संविधान के द्वारा रिजर्व नहीं है। आरक्षण रिजर्व है नौकरियों में, लेकिन सीटें नहीं रिजर्व है। तो उसके लिए आपको भी संविधान में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो एक बड़ी लड़ाई, दूसरी तरह का मामला है, तो वो उठेगा। लेकिन उसमें होगा ये कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी, हो सकता है आरजेडी और समाजवादी पार्टी सपोर्ट करें या एब्सटेन करें, लेकिन बिल पास हो जाएगा। और इंडिया अलायंस में भी कोई इसको लेकर टूट नहीं होने वाली है। एक अलग अलग ओपिनियन रहेगी। जैसे आप देखिए, जो ईवीएस का ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण हुआ था, उसमें आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया था और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, वो स्थिति रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इससे जो ये है कि दरअसल हम लोगों को एक चीज और सोचनी चाहिए। 2014 ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने वुमेन को अपनी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में उन्होंने तैयार किया था और गुजरात में महिलाओं का एक बहुत बड़ा समर्थन उनको मिलता रहा है लगातार। बिल्कुल। उसके बाद उसको उन्होंने नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट किया 2014 में, 2019 में नीतीश कुमार ने बिहार में इस तरह वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की। लेकिन पिछले एक साल से कुछ घटनाएं ऐसी हुई राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने लगे, सरकार पर, महिलाओं को लेकर के। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मसला जो हुआ, उससे सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई। दूसरा मणिपुर वाला मसला हुआ, उससे भी किरकिरी हुई। और ये बिल लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी और सरकार अपनी उस छवि को भी धोएगी, मतलब वो छवि भी साफ हो जाएगी। और एक बार फिर से महिलाओं के बीच में जाकर के उसके मौका मिलेगा कहने का, और कहेंगे भी कि देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है और उनकी सरकार। बिल्कुल, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।